ओम नारायण 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 नारायण। दोस्तों, कभी कभी हम कोई ऐसी चीज़ देख लेते हैं जिसे देखने के बाद में एकदम से दिमाग सुन्न हो जाता है, कुछ सोचने का मन ही नहीं करता। आंखें फटी की फटी रह जाती है, अपने आप की ही चिमटी काट कर देखने की इच्छा होती है कि क्या सच में मैंने ये चीज़ अभी देखी। ऐसी ही एक सीरीज के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, आर्केन आर्केन लीग ऑफ लीजेंड्स। क्या कहूँ मैं। 6 नवंबर को इसे नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ किया गया, मतलब उस दिन पूरे सारे एपिसोड्स रिलीज़ नहीं हुए थे। मैंने 5-6 दिन पहले से देखना शुरू किया था। जब मैंने इस पर क्लिक किया तो देखा ऊपर 9 एपिसोड्स लिखा लिखा हुआ था, तो सोचा चलो 9 एपिसोड्स, शायद 9 एपिसोड्स की ही सीरीज़ होगी। मैंने देखना शुरू कर दिया और देखना शुरू किया तो मुझे अपनी पलके तक झपकाने की इच्छा नहीं हुई। मैं बस देखते गया देखते गया देखते गया और एकदम से 6 एपिसोड्स खत्म होने के बाद में आगे कुछ था ही नहीं। डायरेक्टली लिख कर आ गया कि भाई अगले 3 एपिसोड्स 20 तारीख को रिलीज होंगे, 20 नवंबर को। मुझे तो सच में गुस्सा आ गया था कि यार ये क्या नौटंकी है। मतलब एक साथ में रिलीज कर देना चाहिए ना, आदमी देखने के लिए बैठा है और तुम अब 3 दिन और वेट करने के लिए बोल रहे हो। पर वेट करना पड़ा। मैं तो उसी दिन आप सबके साथ में बात करने वाला था कि भाई मैंने कुछ बहुत ही ज़्यादा एक्सेप्शनल ऐसी कोई चीज़ मैंने देखी है। पर मैंने थोड़ा सा अपने आप को रोका। सोचा अभी सारे एपिसोड्स में एक बार देख लूँगा 9, उसके बाद ही आप सबके साथ में बात करूँगा। और कल जैसे ही इसके बाकी के 3 एपिसोड्स रिलीज़ हुए, सबसे पहले मैंने उन्हें देखा। और क्या कहूँ मैं, मतलब देखिए, कभी कभी हम सुनते हैं कि 20 वर्ष पहले, 30 वर्ष पहले, 40 वर्ष पहले फलानी फलानी ऐसी कोई सीरीज़ रिलीज़ हुई थी, फिल्म रिलीज़ हुई थी, कोई ऐसा शो था जिसके पीछे लोग बिल्कुल ऐसे पागल हो गए थे, इतना क्रेज़ था उसका, एक एक्सट्रीमली वेल मेड ऐसी चीज़ थी वगैरह वगैरह। और हमें लगता है कि यार उस समय लोगों ने वो देखा होगा, वो कैसा रहा होगा, उस समय लोगों को कैसा उनका एक्सपीरियंस रहा होगा जिन्होंने पहली बार वो चीज़ देखी होगी। ये वो चीज़ है, मतलब एक क्लासिक, एक मास्टरपीस जिसको हम कहते हैं ना, ये वो, इस मास्टरपीस शब्द के अलावा मेरे पास कोई शब्द नहीं है। मतलब बस एक बेस्ट सीरीज़ है, वन ऑफ द बेस्ट सीरीज़ है, या एक्सेप्शनली वेल मेड है, एक्सट्रीमली वेल मेड है। इतने ये शब्द भी इसके लिए पर्याप्त नहीं है इसकी प्रशंसा में। आप सोच रहे होंगे कि यार ये मैं इतनी प्रशंसा कर रहा हूँ इस सीरीज़ की, पर हाँ, ये सीरीज़ है ही ऐसी। वैसे जब मैंने 5-6 दिन पहले मैंने कहा ना मैंने देखना शुरू किया, तो ऐसे ही नेटफ्लिक्स पर मेरे रिकमेंडेशन में ये सामने आ गई। मैंने क्लिक किया, देखा नेटफ्लिक्स ने इसे हिंदी में डब नहीं किया है। फिर मैंने सोचा ये क्या है आर्केन, कहीं पर नाम मैंने सुना नहीं है, कहीं पर सोशल मीडिया पर भी कोई खास इसके बारे में चर्चा नहीं है। तो मैंने गूगल पर सर्च किया क्या है आर्केन। सर्च किया, देखता हूँ भाई रॉटन टोमेटोज पर 100 आउट ऑफ 100 की रेटिंग है, बाकी जगह पर भी 10 आउट ऑफ 10 की रेटिंग है। जितने क्रिटिक्स के मैं सामने रिव्यू सेक्शन में गया हुआ देखता हूँ, सबने सबने 10 आउट ऑफ 10 स्टार्स, 5 आउट ऑफ 5 स्टार्स की रेटिंग इसे दी है। मुझे लगा भाई ये है क्या चीज़ आखिर, इसे तो देखना बनता है। और मैंने देखना शुरू किया। मुझे तो सबसे पहले गुस्सा आया नेटफ्लिक्स पर कि यार इन्होंने इसे डब क्यों नहीं किया है। पर शायद ये नेटफ्लिक्स की सीरीज़ नहीं है, उन्होंने बस इसके राइट्स खरीदे हैं दिखाने के लिए। बाकी नेटफ्लिक्स की होती तो शायद वो इसे डब करते ही। पर जो भी हो, एक पूरा जो अलग यूनिवर्स उन्होंने यहाँ जो क्रिएट किया है, एक पूरी अलग दुनिया यहाँ उन्होंने क्रिएट की है, और एक ऐसा यूनिवर्स क्रिएट किया है जो आगे जाकर बहुत बहुत ज़्यादा बड़ा होने वाला है। और मैं तो कहूँगा नेटफ्लिक्स को, यार भले ही आपकी सीरीज़ हो नहीं हो, आपने प्रोड्यूस की है नहीं की है, पर यार इसे हिंदी में डब करना चाहिए। और आप विश्वास कर सकते हैं, इसमें इसकी जो बेसिक आइडियोलॉजी है, जिस प्रकार से समाज का चित्रण यहाँ पर उन्होंने किया है, वो एग्जैक्टली कम्युनिस्ट प्रोपेगेंडा पर आधारित है। पर फिर भी मैं इतनी इस सीरीज़ की प्रशंसा कर रहा हूँ। अब थोड़ा सा किस प्रकार से समाज का चित्रण क्या है, बेसिक कहानी क्या है, इस पर हम चर्चा करते हैं। इसमें दिखाई है हमें पिल्टोवर सिटी उसे सिटी कहिए या एक देश के प्रकार से भी हम उसको देख सकते हैं, या पिल्टोवर सिटी कह लीजिए। उसका एक पूरा अलग यूनिवर्स, एक अलग दुनिया उन्होंने यहाँ पर क्रिएट की है। अभी जो पिल्टोवर सिटी है उसके 2 पार्ट है, एक अपर सिटी और एक निचली अंडर सिटी। जैसा कि जो कम्युनिस्टों का सामाजिक चित्रण होता है कथित रूप से, उस प्रकार से यहाँ पर दिखाया है। जो अपर सिटी के लोग हैं वो बहुत धनवान हैं, वैभवशाली जीवन जीते हैं, सारी सुख सुविधाएं, संपन्नता उनके पास में है, टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड है वे बहुत ज़्यादा। और जो समाज का निचला तबका है वो अंडर सिटी में रहते हैं, उनके पास में कोई सुख सुविधा नहीं है, बहुत ही ज़्यादा अत्यंत गरीबी में वो जीवन जीते हैं, रहने के लिए ढंग से जगह नहीं है, गरीबी, भूखमरी, नाली से बहता हुआ पानी, और बहुत बहुत ज़्यादा गरीबी में वो वहाँ पर रह रहे हैं। पर ये एक ही शहर है जिसका नाम पिल्टोवर है, और जो निचली अंडर सिटी है उसे झॉन कहा जाता है। झॉन या झॉन जो भी कहिए।
और इनको गवर्न करने वाली जो बॉडी है वो एक ही है, सरकार एक ही है, सिस्टम एक ही है, प्रशासन एक ही है, इनके सुरक्षा बल एक ही है, इनकी न्याय व्यवस्था एक ही है। और देश में जो उनका एक न्याय व्यवस्था है, देश चलाने वाली जो बॉडी है, उसके लिए काउंसिल है, उस काउंसिल के 7 मेंबर्स है। जब भी कोई नया निर्णय लेना होता है इन्हें, तो वो वहाँ पर वोट किया जाता है, जिसे बहुमत मिलता है वो निर्णय पारित हो जाता है। तो इस प्रकार से इनकी गवर्नमेंट बॉडी है, काउंसिल है। तो ये सिस्टम इस प्रकार से है कि वो अंडर सिटी पर वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, उन्हें कोई सुख सुविधाएं नहीं देते हैं। इस कारण से अंडर सिटी और ये अपर सिटी, इन दोनों के बीच में दशकों से, काफ़ी लंबे समय से ये लड़ाई चल रही है, झगड़ा चल रहा है। अंडर सिटी के कई लोग इस सिस्टम के विरुद्ध, गवर्नमेंट के विरुद्ध रेजिस्टेंस लाने का प्रयास कर रहे हैं, रिवोल्यूशन, क्रांति लाने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ ऐसे रिवोल्यूशनरी हमें यहाँ पर क्रांतिकारी भी निचले अंडर सिटी के दिखाए गए हैं। हालांकि कुछ वर्ष पहले एक काफ़ी भयानक अपर सिटी और अंडर सिटी के बीच में युद्ध हुआ था, जिसमें कई लोगों की, अंडर सिटी के लोगों की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद में अभी अंडर सिटी के लोग शांति से अपना ये रेजिस्टेंस लाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी शांत है वो, कोई अभी लड़ाई ऐसी डायरेक्टली नहीं चल रही है। पर जो अपर सिटी या जो पिल्टोवर के जो सुरक्षा बल है, जो पुलिस ऑफिसर्स है, सुरक्षा बल है, वे बार बार अंडर सिटी में जाकर वहाँ पर तलाशी वगैरह लेना, वहाँ के लोगों का जीवन उन्होंने एक प्रकार से नर्क बना कर रखा है। अब 2 पैरेलल एक प्रकार से कहानियां यहाँ पर चल रही है। अंडर सिटी में वी और उसकी बहन पाउडर, ये दोनों अनाथ हो चुकी थी। मैंने जो लड़ाई बताई कुछ वर्ष पहले जो हुई थी अपर सिटी और अंडर सिटी के बीच में, उसमें वी और पाउडर के माता पिता की मृत्यु हो गई है। एक वेंडर नाम के वहाँ पर रिवोल्यूशनरी है, क्रांतिकारी, उनके साथ में वी और पाउडर रहती है, वे उनके पिता की तरह ही है। अब ये वी और पाउडर अपर सिटी में जाकर बीच बीच में कुछ चोरी वगैरह करते रहते हैं, वहाँ पर क्या टेक्नोलॉजी है वगैरह ये सब वो देखते रहते हैं, समझने का प्रयास करते रहते हैं। पर एक दिन जब वो कुछ ऐसा चोरी करने के लिए अपर सिटी में जाते हैं तो कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती है। कुछ बहुत ही ऐसी चीज़ उनके हाथ में लग जाती है जिससे अपर सिटी के जितने भी पुलिस ऑफिसर, सुरक्षा बल, जिन्हें इन्फोर्सर्स कहा गया है, वो बार बार नीचे अंडर सिटी में आने लगते हैं, सबको परेशान करने लगते हैं कि भाई वो चीज़ हमें चाहिए, कौन है वो, कौन आया था ऊपर चोरी करने के लिए। एक अस्थिरता और ज़्यादा बढ़ जाती है, ये जो सोशल अनरेस्ट दिखाया है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। ये हो गई जो एक टाइमलाइन है जिसमें वी और पाउडर की कहानी हमें दिखाई है, और भी कई सारे अलग अलग कैरेक्टर्स है इस कहानी में। दूसरी टाइमलाइन नहीं कहूँगा मैं, सॉरी, दूसरी जो कहानी है पैरेलल जो चल रही है, उसमें अपर सिटी के जेस और विक्टर, ये 2 कैरेक्टर है, दोनों साइंटिस्ट है और टेक्नोलॉजी और मैजिक दोनों को मिलाकर वो कुछ नया बहुत बड़ा बदलाव अपने शहर के विकास के लिए, टेक्नोलॉजी के विकास के लिए लाना चाहते हैं, मानवता की भलाई के लिए लाना चाहते हैं। पर ये दोनों जेस और विक्टर जब टेक्नोलॉजी के और एक मैजिक भी होता है उनके पास में, तो इस टेक्नोलॉजी और साइंस और मैजिक इन सब के मिक्सचर से वो जो कुछ भी डेवलपमेंट करने का प्रयास कर रहे थे टेक्नोलॉजी का, उसके दुष्परिणाम हमें साथ में उस कहानी के माध्यम से दिखाए हैं। तो एक तरफ जेस और विक्टर की कहानी है, दूसरी तरफ वी और पाउडर की कहानी है। और इसके अलावा भी बहुत बहुत सारे अलग कैरेक्टर्स है जो मैंने काउंसिल के मेंबर्स आपको बताया। उस काउंसिल में एक हेमल्डिंगर नाम का कैरेक्टर है जो काफ़ी बुद्धिमान है, समझदार है, 250 से 300 वर्ष तक अभी तक उसकी आयु हो चुकी है, इतना लंबा अनुभव है, वैज्ञानिक है वो। और वो उन लोगों को समझाता रहता है, जेस और विक्टर को, कि तुम ये जो मैजिक, टेक्नोलॉजी और साइंस को मिक्स करने का प्रयास कर रहे हो, ये मानवता की भलाई की दृष्टि से अच्छा नहीं है, ज़्यादा इसके हमें गुलाम नहीं बनना चाहिए टेक्नोलॉजी के। इस प्रकार से वो अनुभवी एक कैरेक्टर हेमल्डिंगर का अपर सिटी का दिखाया है। लोअर सिटी की, अंडर सिटी की बात करें तो एक सिल्को नाम का कैरेक्टर है जो एक एविल कॉर्पोरेट माफिया की तरह हम उसको कह सकते हैं। वो एविल कॉर्पोरेट माफिया जो पुलिस ऑफिसर्स है, एनफोर्सर्स, उनको रिश्वत, तो कहाँ थे हम, सिल्को एक एविल कॉर्पोरेट माफिया, वो जो एक भ्रष्ट पुलिस अधिकारी है, एनफोर्सर है, उसे रिश्वत देता है अपने स्वार्थ के लिए, अपने काम निकलवाने के लिए। काफ़ी सारे गलत काम भी सिल्को करता है, उसके साथ में अंडर सिटी के और भी कई सारे क्रिमिनल्स, माफिया वगैरह उसके साथ में जुड़े हुए हैं। और ये जो अभी सोशल अनरेस्ट और ज़्यादा बढ़ गया है, हालांकि पहले से ही अपर सिटी और अंडर सिटी के बीच में लड़ाइयाँ तो चली रही थी, पर अभी अपर सिटी में चोरी होने के बाद में जो ये एक सोशल अनरेस्ट और ज़्यादा बढ़ गया है, उसका फ़ायदा सिल्को अपने स्वार्थ के लिए लेता है। हालांकि सिल्को भी जुआन की यानी अंडर सिटी के भलाई की बातें तथाकथित रूप से करता है कि भाई मैं भी जुआन की भलाई के लिए ही कर रहा हूँ। वो भी जुआन की आज़ादी की बातें करता है कि भाई हमें पिल्टोवर के साथ में नहीं रहना है। ये अपर सिटी के लोग हम पर अत्याचार करते हैं, हम जुआन के साथ, हम पिल्टोवर के साथ में नहीं रहेंगे, हम एक सेपरेट स्टेट चाहिए जुआन के लिए, हमारी न्याय व्यवस्था, हमारा प्रशासन, हमारी गवर्नमेंट बॉडी सब कुछ अलग होगी। इस प्रकार से सिल्को की विचारधारा है।
और वो ये जो सोशल अनरेस्ट पूरा तैयार हुआ है इसका फायदा अपने स्वार्थ के लिए लेता है और एक ना खत्म होने वाली लड़ाई की शुरुआत सिल को करवा देता है। अब देखिए यहाँ पर पिल्टोवर सिटी का सामाजिक चित्रण जिस प्रकार से किया गया है, मैं ऑब्वियसली उसके साथ में एग्री नहीं करता हूँ। जो कम्युनिस्टों का सो कॉल्ड सामाजिक स्ट्रक्चर का जो पिरामिड होता है उसके आधार पर ही उन्होंने यहाँ पर समाज का चित्रण किया है, मैं उससे एग्री नहीं करता हूँ। पर यहाँ पर इस सीरीज को इतनी सुंदरता से लिखा गया है, इतनी बारीकी से उन्होंने इस पूरे यूनिवर्स को क्रिएट किया है। जैसा कि मैंने आपको बताया, पुलिस ऑफिसर्स, उनका भ्रष्टाचार, एक गवर्नमेंट बॉडी, उनकी काउंसिल, साइंस, टेक्नोलॉजी, मैजिक, उस काउंसिल के अलग अलग जो कैरेक्टर्स है उनका अपने एक अलग स्वभाव, बात करने का तरीका, उस हर एक कैरेक्टर की अपनी एक मानसिकता। अंडर सिटी में जो इतने सारे अलग अलग कैरेक्टर्स है, उनका रिवोल्यूशन, रेजिस्टेंस, उनकी जो प्रॉब्लम्स है, जो सिल्को का कैरेक्टर है वो क्या चाहता है, उसके साथ में जो अलग अलग माफिया है, भाई इतने सारे कैरेक्टर्स है पर हर एक कैरेक्टर की अपनी एक अलग पहचान है, अपना एक अलग स्वभाव है, मानसिकता है, विचार है। और उन कैरेक्टर्स की ये जो मल्टी लेयर्ड ये जो कैरेक्टर्स है उनमें से भी कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हैं जिनमें एक सडन चेंज हमें देखने को मिलता है। और उस चेंज को जिस प्रकार से उन्होंने डेवलप किया है ना, बाप रे बाप, मैं कितना बताऊं इस सीरीज के बारे में। और इस कारण से भले ही कुछ बातों के साथ मैं पर्सनली इसके एग्री नहीं कर रहा था, पर फिर भी इतनी सुंदरता से बनी गई चीज़ है कि इसकी प्रशंसा किए बगैर मैं रह नहीं पाया। इसमें दो बहनों का प्यार है, साइंस है, टेक्नोलॉजी है, फैंटेसी है, भ्रष्टाचार है, गवर्नमेंट बॉडी, सिस्टम के विरुद्ध की लड़ाई, रेवोल्यूशन, रेजिस्टेंस और फैमिली ड्रामा, भय, मित्रता। क्या लिस्ट अगर मैं बनाता जाऊँ तो बहुत कुछ बताया जा सकता है। सब कुछ था इस सीरीज में, सब कुछ। और इसके जो विजुअल्स थे ना, एक एक सीन को आप पॉज करके उसकी फ्रेम बनाकर रख सकते हैं। एक काफ़ी अच्छे खासे लाइव एक्शन मूवी के बजट के लेवल की ये फिल्म है। मतलब इसे तो मैं कहूँगा थिएटर में रिलीज़ किया जाना चाहिए था, इतने सुंदर इसके विजुअल्स है। और इसमें जो एनिमेशन है, 2-3 अलग अलग प्रकार के एनिमेशन स्टाइल हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। एक हैंड ड्रॉन एनिमे भी है जापानीज एनिमे की तरह, उसके साथ में जो अभी 3D एनिमेशन होता है हॉलीवुड की फिल्म्स में वो भी हमें थोड़ा यहाँ पर देखने को मिलता है। कुछ जगहों पर 2D एनिमेशन भी यहाँ पर उन्होंने यूज़ किया है। जो एक्शन सीक्वेंसेस थे वहाँ पर थोड़ा सा जापानीज एनिमे का टच भी उन्होंने दिया है। और बाकी भी कई अलग अलग प्रकार के एक्शन सीक्वेंसेस, फाइट सीक्वेंसेस हमें देखने को मिलते हैं जो आंखों को सुकून देने वाले थे। जो बैकग्राउंड म्यूजिक था वो कानों को सुकून देने वाला था। और बस मैं क्या कहूँ बहुत सारी हमने इसकी प्रशंसा कर ली है, पर हाँ सच में ये डिजर्व करती है ये सीरीज इतनी प्रशंसा। मैं आके इन लीग ऑफ लीजेंड्स को दूंगा बिना किसी संशय के, संदेह के 10 आउट ऑफ 10 स्टार्स। पेरेंटल गाइडेंस की बात करें तो सीरीज में कुछ सेमिन्यूट सीन्स थे, बिल्कुल एनिमेटेड सीरीज है पर फिर भी इसमें कुछ सेमिन्यूट सीन्स थे, सेक्स सीन है। सीरीज का जो टोन है वो भी अडल्ट है, ढेर सारा वायलेंस है। तो मैं तो कम से कम परिवार के साथ इसे सजेस्ट नहीं करूँगा। तो ये था ओवरऑल मेरा रिव्यू। बाकी आपने अगर आर्केन लीग ऑफ लीजेंड्स को देखा है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, प्लीज़ मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताइए। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।